द माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो एक लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उसके आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा होता। मोल मैन के मॉन्स्टर्स को वो एक मिट्टी की तरह धूल में मिला देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिस जो कि अपने आपे से मुस्तकिल बाहर हो रहा था, वो भी उस लेडी के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाता। और साथ में सेंट्री भी, उसकी भी हालत उस क्रिएचर ने ख़राब कर दी थी। और हमें अभी तक ये नहीं पता चल रहा था कि वो क्रिएचर कौन है। लेकिन जैनेट यानी कि वास्प जो है वो बोलती है कि इसकी शक्ल मुझसे कुछ ज़्यादा मिलती है और मुझे लगता है कि इसके और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है, तो मुझे इससे बात करनी होगी। और हम देखते हैं कि जब वास्प बात कर आती है तो यही बोलती है कि किसी को मेरे हस्बैंड हेनरी पिम के बारे में पता है, क्योंकि हमें उसको ये बताना होगा कि अल्ट्रॉन वापसी लौट कर आ चुका है और वो दुनिया को तबाह कर रहा है और इसके लिए उसने टोनी स्टार्क को मार दिया है। अब आगे तो वहीं पर हम देखते हैं कि माइटी एवेंजर्स की टीम पूरी खड़ी हुई होती है और वास्प पूछती है तो तुम अल्ट्रॉन हो ना? तो वो बोलती है कि हाँ मैं अल्ट्रॉन हूँ। तो वास्प पूछती है तो ये बताओ कि तुम ये वेदर किस तरह कंट्रोल कर रही हो, क्योंकि ये तो तुम्हारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है ना? तो वो बोलती है कि ये मेरी इंटरफेस के अंदर कुछ नए टूल्स हैं। तो वास्प बोलती है कि वाओ, नया इंटरफेस और नए टूल जिससे तुम वेदर कंट्रोल कर सकती हो। तुम ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या अल्ट्रॉन? तो वहीं पे पीछे ब्लैक विडो बोलती है कि इससे टोनी स्टार्क के बारे में पूछो। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि मुझे आपके सवाल समझ में नहीं आया। तो वास्प बोलती है कि हाँ तुम्हें बिल्कुल मेरा सवाल समझ में आया है, लेकिन तुम उसका जवाब देना नहीं चाहते ना। और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है और कुछ बोलती नहीं है, यानी अल्ट्रॉन कुछ बोलता नहीं है। हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन ने इस वक्त यहाँ पे एक लेडी की बॉडी इसलिए ली होती है क्योंकि अल्ट्रॉन को बेसिकली हेनरी पिम यानी हैंक पिम ने बनाया था और उनकी वाइफ जो थी जैनेट यानी कि वास्प थी, तो वो अपनी वाइफ से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और उस अल्ट्रॉन की प्रायोरिटी ये थी कि कुछ भी हो जाए जैनेट को यानी वास्प को कुछ नहीं होना चाहिए, वो उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। तो इस तरह अल्ट्रॉन जो था सबसे ज़्यादा इसी से प्यार करता था और इसलिए जब उसने अपनी नई बॉडी अडेप्ट करी तो बिल्कुल उसी की तरह करी जिस तरह वास्प है। और वहीं पर हम देखते हैं कि दोबारा कैरल यही बोल रही होती है कि एवेंजर्स रिट्रीट, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन एरिस बहस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कैरल उसको मना लेती है और बोलती है कि तुमने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। तो एरिस बोलता है कि उसने अभी हमारे दोस्त यानी टोनी स्टार्क को मार दिया है, हमें उसका बदला तो लेना ही होगा ना। तो कैरल बोलती अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हम कुछ सोचेंगे, कुछ प्लान करेंगे और फिर इसके ऊपर हमला करेंगे। मैं तुमसे इस बात का वादा करती हूँ क्योंकि टोनी तुमसे ज़्यादा मेरा दोस्त था। तो वहीं पे कैरल सेंट्री की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझसे क्या वादा करा था कि तुम मेरी बात सुनोगे। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा और मुझे ये याद भी है। तो कैरल बोलती है क्या, और हाँ इसको जब तक सूरज के अंदर नहीं फेंकना, जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि टोनी स्टार्क सच में चाह चुका है। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और वैसे भी मैं हर चीज़ को सूरज के अंदर नहीं फेंकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कलेक्टिव वाले स्टोरी आर्क में जो है सेंट्री था जिसने जाके उस पूरी की पूरी पावर को सूरज के अंदर फेंक दिया था। और हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि कैरल जो है सारी टीम को ले जाती है और सिर्फ सेंट्री को यहाँ पे छोड़ देती है, क्योंकि सेंट्री की पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और वो उसको लग रहा था कि इससे मुकाबला कर पाएगा। तो वहीं पे सेंट्री पूछता है कि अल्ट्रॉन तुम्हारे पास आखिरी चांस है, क्या कहते हो तुम? तो वहीं पे अल्ट्रॉन बोलता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स विद द पावर ऑफ 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स, तुम जैसे इंसान को मारने के लिए क्या लगेगा, ज़रा बताओ मुझे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं सेंट्री अपनी फुल स्पीड के साथ जो है अल्ट्रॉन की तरफ बढ़ता है। अल्ट्रॉन जो है एक पंच मार के सेंट्री को धूल चढ़ा देता है और पीछे से ये सारा नज़ारा कैरल देख रही होती है और बोलती है कि ओह माय गॉड, क्योंकि वहाँ पे पीछे बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ होता है। और हम देखते हैं सेंट्री जो है अल्ट्रॉन के मुंह पे एक बहुत ज़बरदस्त मुक्का मारता है, जिसकी वजह से करीब करीब की जितनी भी बिल्डिंग होती हैं सबके शीशे जो हैं शैटर हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं अल्ट्रॉन भी जो है सेंट्री के ऊपर एक के बाद एक ज़बरदस्त वार कर रहा होता है और उसको बिल्कुल सही की टक्कर दे रहा होता है। और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे से पंच एक्सचेंज कर रहे होते हैं और हर पंच के साथ एक शॉकवेव पैदा हो रही होती है जो कि पूरे शहर को हिला रही होती है। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि इस नई दुनिया के अंदर तुम्हारी कोई जगह नहीं है रॉबर्ट, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम चाहो तो ये प्लेनेट छोड़ के कहीं और जाओ और वहाँ पे एक नई लाइफ शुरू कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि ये अपॉर्चुनिटी तुम उठा लो, वरना बिला वजह मारे जाओगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रॉन का कॉन्फिडेंस कि वो सेंट्री जैसे इतने पावरफुल हीरो से कितने आराम से बात कर रहा है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंट्री को गुस्सा आता है और वो अपनी फुल सोनिक स्पीड के साथ आता है और अल्ट्रॉन को अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है और उसको दूर उठा के फेंकता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि सेंट्री जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, उसकी आंखें जो है ग्लो करना शुरू हो जाती हैं। और वहीं पर हम शील्ड हेली कैरियर में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मारी हेल के एजेंट्स बोलते हैं कि मारी हेल प्लीज़ ज़रा इसकी तरफ नज़र देखिए। तो मारी हेल बोलती है कि मैं किस किस के ऊपर नज़र रखूँ, इन पिछले 15 मिनट में 50 चीज़ें गुजर चुकी हैं, तो आखिरकार बताओ कि मेरी अटेंशन किस पे होनी चाहिए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री के और शील्ड के जो है प्लेन्स वगैरह थे उन सब के ऊपर बिजली गिर रही थी, यानी अल्ट्रॉन जो है इनकी सारी वेपनरी वगैरह सब खत्म कर रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं कि उस प्लेन के अंदर से एक पायलट गिरता है जिसको वंडरमैन बचा लेता है और वो सारे जो हैं शील्ड हेली कैरियर के अंदर पहुँचते हैं। और वहाँ पर वास्प पूछती है कि हाय किसी के पास यहाँ पे फ़ोन है। और फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं कैम हमूड के अंदर और यहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं हैंक के पास, यानी डॉक्टर हेनरी पिम, जो कि एंड मैन या जायंट मैन या येलो जैकेट के नाम से आपको पता होगा।
तो मैं आपको बता दूं सिविल वॉर का इवेंट गुजर चुका था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के एवेंजर्स बन चुके हैं। एक न्यू एवेंजर्स की टीम है, एक माइटी एवेंजर्स की टीम है और एक एवेंजर्स इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अमेरिका के जितने भी सुपर पावर्ड लोग हैं उनको कैम हमूड के अंदर ले जाकर ट्रेनिंग दी जा रही है और उनकी एक नई टीम बनेगी। तो बेसिकली कैम हमूड के अंदर जो उनका हेड है वो डॉक्टर हेनरी पिम है, मतलब 50 स्टेट इनिशिएटिव जो है डॉक्टर हेनरी पिम के कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो हम यहाँ पे उनके पास आ गए हैं और हम देखते हैं हैंक पिम भी बाहर खड़े होकर सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और वहाँ का वेदर भी देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि वाओ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बिजली है, कहीं थॉर वापसी तो नहीं आ गया। और वहीं पर हम देखते हैं साथ में हेनरी पिम का फ़ोन मुस्तकिल बज रहा होता है। तो वहाँ पे पीछे से एक लेडी बोलती है, क्या तुम फ़ोन उठाना पसंद करोगे डॉक्टर पिम? हेनरी बोलते हैं कि नहीं, मुझे जिस किसी से भी बात करने का दिल चाह रहा है वो इस वक्त मेरे सामने और मेरे साथ है। क्योंकि हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे टाइगरा बैठी होती है और इन दोनों के बीच में कुछ अफेयर वगैरह चल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं हेनरी पिम और टाइगरा जो है एक दूसरे के क्लोज हो रहे होते हैं, लेकिन मुस्तकिल वहाँ पे उनका फ़ोन बज रहा होता है, साथ में उनको ईमेल्स आ रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे नॉक भी शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर हेनरी पिम जब उन सबको इग्नोर कर रहे होते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं शील्ड के एजेंट जो है दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं डॉक्टर हैंक पिम जो है अपने हाथ ऊपर करते हैं और उनकी पैंट नीचे हुई भी होती है। वहीं पर डॉक्टर एकदम घबरा जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो एजेंट बोलता है शील्ड का कि आपकी एक्स वाइफ, उनको आपकी ज़रूरत है, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। तो वहीं पे हैंक पिम के बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं कैरल डानवर्स जो है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा रही होती हैं और वहाँ पे शील्ड का एक साइंटिस्ट होता है, वो ये बता रहा होता है कि अगर तुम कह रही हो कि तुम्हारी कैरल डानवर्स यानी मिस मार्वल ने जो है उस फीमेल ऑर्गेनिज्म की पावर एब्जॉर्व करी है ताकि तुम्हें पता लग सके कि आयरन मैन सच में वहाँ पे है या नहीं, तो तुम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। ये एक सच में स्मार्ट मूव था मिस मार्वल का। वहीं पे जो है ब्लैक विडो दिल में सोची होती है कि ये दरअसल मेरा आइडिया था, उसका नहीं। तो वहीं पे वो वंडर मैन पूछता है कि हम कैप्टन डानवर्स सही हो जाएंगी? तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, बस हम इन पर थोड़े से टेस्ट वगैरह करेंगे जिसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि सच में वॉल्ट्रॉन है और आयरन मैन आखिरकार गया क्या। तो वहीं पर ब्लैक विडो पूछती है कि इस सब में कितनी देर लगेगी। और हम दूसरी तरफ यही देख रहे होते हैं कि सेंट्री जो है अल्ट्रॉन को काफ़ी देर रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं पे वो साइंटिस्ट पूछता है कि तुमने कहा कि अल्ट्रॉन जो है इसने टोनी स्टार्क के ऊपर आ गया या किस तरह हुआ, मुझे ज़रा सही से बताओगी? तो वास बोलती कि नहीं, ये इसने टोनी स्टार्क की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और ख़ुद अल्ट्रॉन बन चुका है और टोनी स्टार्क का हमें कुछ नहीं पता। तो वहीं पर इन लोगों के बीच यही बहस चढ़ जाती है कि आखिरकार टोनी वहाँ पे है भी या नहीं, या अल्ट्रॉन ने जो इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करके उसको मार दिया है। तो वहीं पर मिस मार्वल पूछती है कंटेनर के अंदर से, ये बताओ कि सेंट्री की फाइट कैसी गुजर रही है। लेकिन हम देखते हैं अगले पल जो है सेंट्री को उसने नॉकडाउन करके गिरा दिया होता है अल्ट्रॉन ने। ब्लैक विडो बोलती है देख के टीवी में कि उन लोगों को तो अपने शो की टिकट्स बेचनी चाहिए। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि पूरे हेलीकॉप्टर की लाइट चली जाती है। शील्ड का एजेंट चिल्लाता है कि तुम्हें पता है कि ये एक वॉर रूम है, यहाँ पे लाइट इस तरह कैसे जा सकती है। और हम देखते हैं अगले पल जो मॉनिटर्स होते हैं उनके उस पर सिर्फ अल्ट्रॉन ही अल्ट्रॉन नज़र आ रहा होता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंट्री जो अपना एक पंच अल्ट्रॉन के मुंह पे मार रहा होता है, लेकिन अल्ट्रॉन उसका पंच रोकता है और बोलता है कि रॉबर्ट, तुम्हारी फिजिकल डिफेक्ट जो है वो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ और अब बारी है उसको एग्जीक्यूट करने की। और हम देखते हैं अल्ट्रॉन जो है उसके ऊपर 2-3 वार करती है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर एक शेडो नज़र आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा हेली कैरियर जो है वो सेंट्री के ऊपर फेंक देती है। लेकिन हम देखते हैं मिस मार्वल अंदर से चीखती है हेली कैरियर में से कि वंडरमैन जाओ और हमें बचाओ, और दूसरी तरफ सेंट्री भी हेली कैरियर को बचाने के लिए ऊपर उड़ता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि सेंट्री अपनी पूरी जान लगाता है और पूरे के पूरे शील्ड हेली कैरियर को, जो कि 150 टन से भी ज़्यादा का है, उसको हवा के अंदर रोक लेता है और पूरी जान लगा रहा होता है उसको उठाने की, और अचानक उसको उठाने लग जाता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे मिस मार्वल और वंडरमैन ये दोनों उसकी मदद करने के लिए पहुँच गए होते हैं। और हम देखते हैं कि ये तीनों ने मिलकर जो है पूरे के पूरे शील्ड हेली कैरियर को एक सेफ जगह पर लैंड करवा दिया। और ये कोई आम बात नहीं है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये तीनों सुपर हीरोज़ कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, सेंट्री, वंडरमैन और मिस मार्वल। वहीं पे हम देखते हैं ब्लैक विडो उठती है और बोलती है कि मारिया हिल बेहोश हो चुकी है, मारिया हिल बेहोश हो चुकी है। तो वहीं पे शील्ड के एजेंट पूछते हैं तो अब बताओ कि हमारा इंचार्ज कौन है, हम अब किसकी बात सुने और किसकी नहीं सुने। तो वहीं पे उन सारे शील्ड एजेंट के बीच बहस चढ़ जाती है कि हमारा असली इंचार्ज तो टोनी स्टार्क है, लेकिन वो तो पहले ही जा चुका है, और अब मारिया हिल। तो वहीं पे उस साइंटिस्ट बोलता है कि कम से कम लेवल 10 का एजेंट होना चाहिए इस शिप के ऊपर जो कि इसका इंचार्ज ले सके। तो वास पूछती है कि यहाँ पे कोई लेवल 10 का एजेंट मौजूद है। तो वहाँ पे वो सारे एजेंट बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया वास, लेवल 10 का सिर्फ आज तक निक फ्यूरी था, उसके अलावा मैंने किसी से नहीं सुना कि वो लेवल 10 का एजेंट हो। लेकिन वहीं में ब्लैक विडो बोलती है एक्चुअली मैं लेवल 10 की एजेंट हूँ, और ये बात किसी भी एजेंट को नहीं पता थी और शायद हम लोगों को भी नहीं पता थी। तो वहीं पे वो सारे एजेंट बोलते हैं तो कैप्टन बताइए अब हम क्या करें। तो वहीं पे ब्लैक विडो पूरा कंट्रोल संभालती है और ऊपर चढ़ते हुए चिल्लाती है कि बैटल स्टेशन पीपल, अब मेरी बात सब गौर से सुनेंगे, जो मैं कह रही हूँ मेरी बात पे पूरा अमल किया जाएगा। इस वक्त हमारे पास फुल स्केल वर्ल्ड वाइड अलर्ट जारी हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुके हैं, पूरी दुनिया का वेदर सिचुएशन ख़राब हो रखी है और ये सब के पीछे अल्ट्रॉन है। मुझे इस बारे में पूरी जांच चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ आएँ और मुझे इसकी पूरी जांच चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट हैं, जल्दी जल्दी अपना दिमाग चलाओ और मुझे सॉल्यूशन बताओ कि अब हम क्या करें। सारी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को बता दो कि हम लोग जो है एक बहुत ज़बरदस्त जंग के बीच में हैं
और अपने अपने बंकर्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, और अपने अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करते रहें। पूरी की पूरी इनिशिएटिव को बता दो कि हमें कभी भी किसी भी सुपर हीरो की ज़रूरत पड़ सकती है, तो सब हमारे इंस्ट्रक्शंस का वेट करते रहें। उन लोगों को ढूंढो जिनके पास ज़्यादा दिमाग है, जैसे कि रीड रिचर्ड। जाओ और रीड रिचर्ड को ढूंढो कहीं से भी, कुछ भी करके, और मुझे जल्दी से बताओ कि हम इस शिप को जल्दी से आसमान में कैसे ले जा सकते हैं। तो वहीं पर मिस मार्वल अंदर घुसती है दोबारा शील्ड हेलिकॉप्टर के अंदर और बोलती है कि वाओ, अब ये लीडर बन चुकी है, तो मेरा लीडर बनने का क्या फ़ायदा। तो वहीं पे वास बोलती है कि अभी वो जो कर रही है उसको करने दो, उसके बाद इस बारे में हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वहीं पे ब्लैक विडो बोलती है अवेंजर्स, ये बताओ कि अल्ट्रॉन कहाँ है, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, जल्दी से उसको ढूंढो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरीज खामोशी से ब्लैक विडो की सारी बातें देख रहा होता है और उसके एक्शंस को देख रहा होता है और दिल में सोचता है कि यहाँ मैं पिघल गया। सेंट्री, मिस मार्वल और वंडरमैन अल्ट्रॉन को ढूंढने के लिए निकलते हैं और सेंट्री पूछता है कि ये बताओ कि ये वर्ल्ड का वेदर कैसे कंट्रोल कर रही है, वो भी पूरे के पूरे वर्ल्ड का वेदर एक ही वक्त में कैसे कंट्रोल कर सकती है वो। तो मिस मार्वल बोलती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इससे पहले मैंने स्टॉर्म के पास ऐसी पावर्स देखी हैं जो कि इतने बड़े स्केल पे शायद वेदर चेंज कर सके। और वहीं पे हम देखते हैं कि जब वो लोग उस क्रैश साइड में पहुंचते हैं तो वहाँ पे अल्ट्रॉन का कोई नामो निशान नहीं होता और कैरल बोलती है कि हमने अल्ट्रॉन को खो दिया। और वहीं पे सेंट्री बोलते हैं कि गाइस ज़रा यहाँ पे देखो, और हम देखते हैं वहाँ पे मोल मैन बैठा हुआ होता है और उसके सारे बच्चे, उसके जो मॉन्स्टर्स थे उनको सबको ख़त्म कर दिया था और यहाँ पे वो बैठ के रो रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं सेंट्री बोलता है कि यहाँ पे कोई अल्ट्रॉन नहीं है, क्या हेलीकैरियर के लोग तुम लोग ये देख सकते हो। और वहीं पे हम देखते हैं आसमान में ऊपर एक हेलीकॉप्टर घूम रहा होता है जिसमें हैंग पिम आ रहे होते हैं और वो ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं। वहीं पे हैंग पिम बोलते हैं कि इस हेलीकॉप्टर को जल्दी से यहाँ पे लैंड करो, लेकिन वो एजेंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर, हम यहाँ पे लैंड नहीं कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत कहीं और है। वहीं पे ब्लैक विडो बोलती है कि कैरल मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, मैं शील्ड कंटेनमेंट यूनिट वहाँ पे भेज रही हूँ ताकि वो मोल मैन का बोरिया बिस्तर वहाँ से समेटें और उसको वहाँ से उठा लें। तुम्हें उससे एंगेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट कि तुम्हें उससे एंगेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास और भी दूसरे काम हैं। और हम वहीं पर देखते हैं एरीज बोलता है कि ज़रा सामने देखो, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर उनकी तरफ कोई चीज़ आ रही होती है। वहीं पे ब्लैक विडो चिल्लाती है क्या तुम लोग बता सकते हो कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो वो एजेंट बोलते हैं कि अभी तक हमारा सिस्टम ऑनलाइन नहीं हुआ है, हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं। तो वहीं पे ब्लैक विडो चिल्लाती है कि बैटल स्टेशंस, एरीज तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। वहीं पे एरीज अपना एक्स उठाते हुए बोलता है कि मैं अब पूरी तरह से हील कर चुका हूँ और अब मैं रियली किसी भी चीज़ को हिट करने के लिए तैयार हूँ। और वहीं पे ब्लैक विडो चिल्लाती है कि सेंट्री तुम भी हमारे पास वापस आओ, हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। और हम इतने सारे शील्ड के एजेंट्स गन उठा के लोड करके बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं, क्योंकि ये चीज़ कुछ भी हो सकती है। तो ब्लैक विडो बोलती है कि अपने अपने हथियार बिल्कुल तैयार रखना, लेकिन मेरे ऑर्डर का इंतजार करना। और हम वहाँ पे देखते हैं कि दरअसल वो चीज़ जो थी एक तरह का आयरन मैन का आर्मर था और वो एक रोबोट था जो कि आगे बोलता है अटेंशन एवेंजर्स, अगर तुम्हें ये मैसेज मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि टोनी स्टार्क मर चुका है, मेरी बात गौर से सुनना, टू बी कंटिन्यूड।